देखिए ई सेल एंड ई नॉट सेल में रिलेशन कैसे हम लोग देखिए ई सेल ई नॉट सेल में ई सेल क्या है, ई नॉट सेल के पहले ये समझ लेते हैं। तो ई सेल जो होता है वो किसी गैल्वेनिक सेल का जनरल ईएमएफ होता है ना, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है ना, वो जनरल ईएमएफ है बेटा, ठीक है। और जनरल ईएमएफ मतलब वो बेटा गिवन कंडीशन, गिवन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर पे डिफाइन होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर को छोड़कर कुछ भी ले लिया, ठीक है, और अगर कोई गैस है उसमें तो गैस का पार्शियल प्रेशर भी यूनिटी 1 बार या 1 एटीएम के अलावा आप कुछ भी ले रहे हैं, तब तक तो वो सेल कैसा वो उस कंडीशन में जो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उसी ईएमएफ को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जनरल, है ना, ई सेल बोल रहे हैं। लेकिन ई के ऊपर नॉट लग गया तो समझ जाइए ये है आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाता है, और सेल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें उनका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे आपने HCl का सॉल्यूशन लिया तो HCl 1 मोलर होना चाहिए, है ना, या आपने जो भी सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया अगर वो 1 मोलर लेके बना रहे हैं ना सेल, तो फिर आपका ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाएगा। या फिर कोई गैस अगर प्रेजेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार लेना होगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर दोनों के केस में 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना होता है, ठीक है, वो चाहे जनरल ईएमएफ हो या स्टैंडर्ड, ठीक है। केल्विन में 290 है, टेम्परेचर में कोई फिक्स नहीं है, मतलब टेम्परेचर दोनों में फिक्स है, ठीक है। ये जनरल ईएमएफ में ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं, जनरल ईएमएफ में टेम्परेचर भी 290 80 होगा, ठीक है। ये इतना डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में देखो ई नॉट गैल्वेनिक सेल का ई नॉट तो हम लोगों ने निकालना सीखा था, ठीक है। ई नॉट कैसे निकालते हैं गैल्वेनिक सेल का, हाँ, ई नॉट ऑफ एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में वो ई सेल पूछने लगे, है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो ई सेल का कैलकुलेशन हम लोग नट्स इक्वेशन की हेल्प से करते हैं। अगर आपको ई सेल निकालना है तो हमें क्या लगाना होगा, वहां पर हमें नट्स इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। नट्स इक्वेशन क्या होती है, देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। नट्स इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू E cell is equal to E naught of cell. E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon n log Q, log बेस 10 में है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नट्स इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहां से, इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है, तो ये भी अभी बताता हूँ आपको। पहले तो ये फॉर्मूला नोट करिए, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एल लॉग क्यू, ठीक है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नट्स इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेटा n की वैल्यू है, जैसे सबसे पहले उसको n को ही मैं बता रहा हूं। n यहाँ पर क्या है, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि जब गैल्वेनिक सेल वर्क करता है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकल के कहां जाते हैं, एनोड प्लेट की तरफ, है ना, आपने ड्रॉ किया होगा। तो कैथोड से एनोड से कैथोड प्लेट की तरफ कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो ही n की वैल्यू होती है इस नट्स इक्वेशन में। और इसको निकालने का एक आसान तरीका आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये वाला तरीका ही हमारे सबसे काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए, तो देखो अगर आपको ये चेक करना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको कैथोड पे हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उस गैल्वेनिक सेल में जो भी कैथोड है उसकी हाफ रिएक्शन लिखनी, एनोड की अलग लिखनी पड़ेगी, तो फिर दोनों को ऐड करके सेल रिएक्शन नहीं बनाते थे। तो जिस समय हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तो
कई बार हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है, किसी में 2 से, किसी में 3 से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद मान लो कि पहले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में 6 हो गए, तो वो 6 जो कैंसिल हो रहे होते हैं ना, वही n की वैल्यू होगी। जैसे मान लो पहले में 2 रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, दूसरे में 3 का, फिर हम लोग जब ऐड करते हैं तो पहले में किस क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 से, तो जब ऐड करने के बाद वो नंबर बराबर हो जाता है ना, तभी तो कैंसिल होता है। तो वो नंबर जब बराबर हो रहा होगा वही n होता है। लेकिन उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए, इतना काम ना करना पड़े, ऑब्जेक्टिव में आप सीधे क्या कर लेना, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कैथोड में अलग निकाल लेना कितने का चेंज है एनोड इलेक्ट्रोड पे, और कैथोड में भी अलग से निकाल लेंगे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का, और फिर उसका एलसीएम ले लेना। जैसे कैथोड में जिंक 2+ में जा रहा है सपोज, तो जिंक से जिंक 2 का 2 का चेंज है, और उधर साइड कैथोड साइड Al3+ मान लो एल्युमिनियम में जा रहा है, तो उधर 3 का चेंज है। तो 2 का चेंज और 3 का चेंज अलग अलग 2 और 3 है, लेकिन एलसीएम 2 और 3 का क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो सीधे n की वैल्यू आपको बदल जाएगी। मतलब इक्वेशन नहीं भी लिखे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, बाकी दोनों एक ही दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया करेंगे हम लोग, किसका एलसीएम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का, एनोड साइड एनोड इलेक्ट्रोड पे कितना चेंज हो रहा है ये अलग निकाल लेंगे, कैथोड साइड चेंज अलग निकाल लेंगे, और उन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अभी करके देखेंगे क्वेश्चन में, अभी तो बेसिक तरह से वाली। तो n की वैल्यू तो ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, ई नॉट का तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, ई नॉट कैसे निकालेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, है ना, ई नॉट तो वैसे ही निकालेंगे। अब बचा आपका क्या, क्यू, फाइनली क्या बच रहा है, क्यू। तो क्यू यहाँ पे है क्या बेटा, क्यू है रिएक्शन क्यूशेंट, ई क्यू यहाँ पर क्या है, रिएक्शन क्यूशेंट। ये याद आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हम लोग, रिएक्शन क्यूशेंट क्या पढ़ा है यार, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। हाँ, इक्विलिब्रियम आने से पहले, है ना, किसी भी टाइम पे हम लोग इसको निकाला करते हैं। हाँ नहीं, वो तो केसी के पी हो जाएगा, केसी इक्विलिब्रियम पे जो निकालते थे वो तो केसी के पी हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अच्छा एक बात और तो ये क्लियर कर देते हैं, जो ये सेल रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में, ये सब रिवर्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, जैसे कैथोड पे हाफ रिएक्शन है, एनोड पे भले ही हम लोग सिंगल एरो बनाते हैं, लेकिन वो पार्शियली रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो जब हम लोग उनको ऐड करते हैं तो जो कंप्लीट सेल रिएक्शन बनती है उसका भी नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, लेकिन वो रिएक्शन धीरे 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 किसकी तरफ प्रोसीड कर रही होती है, इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रही होती है। बोला जाता है कि कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम पे बेटा ई सेल 0 हो जाता है ना, फिर वो सेल भी डेड हो जाएगा, उसका ई घटते 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 0 हो जाएगा। लेकिन वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब भी इक्विलिब्रियम आएगी, तो लेकिन आज की डेट में तो इक्विलिब्रियम नहीं है, है ना। तो आज की डेट में जो आपने सेल बनाया है, उस सेल उसमें जो सेल रिएक्शन चल रही है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट उस सेल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा वो हुआ करेगा, है ना। और वो एक रिएक्शन क्वोशिएंट हमेशा बिफोर इक्विलिब्रियम ही निकाला जाता है ना। तो अच्छा, इसको रिएक्शन क्वोशिएंट निकालने का तरीका वही है कि पहले जो रिएक्शन है हम लोग निकाल लिख लेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन, उसमें जो प्रोडक्ट साइड आयनिक स्पीशीज है उनका कंसंट्रेशन ले लेंगे न्यूमरेटर में। हाँ, उनके कुछ स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट भी हुआ करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने तो लिख लीजिए। मान लिया उसका कुछ x है तो उसकी पावर में लिख देंगे। फिर रिएक्टेंट साइड जो आयनिक स्पीशीज है उनका कंसंट्रेशन ले लेंगे डिनोमिनेटर में। अगर उनका कोई स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट भी है उस रिएक्शन में, तो वो y मैंने मान लिया, वो उसकी पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो उससे हमें उसका क्या मिल जाएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, सब्जेक्टिव पेपर में लिखनी पड़ती है। इसमें एक आसान तरीके बता देंगे कि बच जाओगे लिखने से, नहीं लिखने पड़ेगा।
लेकिन वही बात है कि ये क्वेश्चन इस पे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन नट्स फिक्स होता है हर साल। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। पहले तो आता था, इस साल हो सकता है कि वेटेज बढ़ जाए क्योंकि कई चैप्टर कट कर दिए। तो अभी तक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5 मार्क्स का आता था पूरे 70 नंबर के पेपर में। तो उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो लास्ट में 3 क्वेश्चन होते थे 5-5 नंबर के, उसमें एक आता था इलेक्ट्रो का। उसमें 3 नंबर और 2 नंबर ऐसे डिवाइड है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता था कि नेक्स्ट पे आना ही है गैल्वेनिक सेल में। तो उसमें क्या होता था कि फिर सब्जेक्टिव में तो पूरा करना पड़ेगा, उसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि ये कैसे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दिया गया है और इस गैल्वेनिक सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है और ये आपको एसआरपी वैल्यूज दी गई, क्रोमियम इलेक्ट्रोड का और आयरन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव मेथड बताऊंगा कैसे करते हैं, फिर इसका शॉर्ट दिखा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में आपकी काफी मेहनत बच जाएगी। लेकिन सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, पेपर वाला बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगा दिए तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो आप सबसे पहले क्या देखा करेंगे कि जो भी गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है उसमें डबल लाइन जो है, डबल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, उसके लेफ्ट साइड क्या कौन सा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्रोमियम का ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है उस गैल्वेनिक सेल में, है ना। और डबल लाइन के राइट साइड क्या होता है, कैथोड होता है। इसका अंदर जो आयरन का इलेक्ट्रोड है वो आपका यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है। आपने इस तरह के गैल्वेनिक सेल बना के रखा हुआ है और उसमें क्रोमिक आयन का कंसंट्रेशन कितना लिया है, 0.1 मोल है और फेरस आयन का 0.01 मोल है। तो अच्छा बताओ, क्या ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया गया है? नहीं, ये तो एक गिवन कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कोई भी कंसंट्रेशन लेकर आप सेल बनाएंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं बनाया गया। इसीलिए वो आपसे ई नॉट नहीं पूछ रहा है, इसीलिए वो आपसे जनरल ई पूछ रहा है ना। जो कंसंट्रेशन लेकर आप ये सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस कंसंट्रेशन पे क्या ईएमएफ दे रहा होगा हमारा सेल, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चन करने के पहले हम लोग हाफ रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हाफ रिएक्शन, ठीक है। देखो पहले लिखेंगे एनोड पे फिर कैथोड। तो एनोड पे हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, तो देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को नीचे चिपकाना है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि पहले क्रोमियम लिखा हुआ है, ऑब्लिक के बाद क्रोमियम है। इसका मतलब क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। क्रोमियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्रोमिक आयन। 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। ठीक, अच्छा फिर कैथोड पे लिखेंगे भाई। कैथोड पे होता है रिडक्शन, और जो ये सेल दिया है इसमें तो कौन रिड्यूस हो रहा है, आयरन हो रहा है। बहुत फेरस आयन रिड्यूस हो रहा है आयरन में। फेरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने दोनों इंडिविजुअली दोनों इलेक्ट्रोड पे होने वाली लिख दी हाफ रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के ऐड करके अपनी लिख लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन वही बात है कि हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं, हम लोग कसम खा चुके हैं इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, है ना, कंप्लीट रिएक्शन में। तो पहली रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2। सेकंड में 3 से, बस ऐड करते हैं। तो ऐसा करते ही 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिएक्शन के और 6 सेकंड के, इनको कैंसिल करके आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख डालो। तो 2 मोल क्रोमियम सॉलिड, 3 मोल फेरस आयन, आयन है तो इसकी फेस एक्वस लिख दीजिएगा। तो 2 मोल क्रोमिक आयन एक्वस, 3 मोल आयरन सॉलिड। ठीक है, अब देखो ये आपने सेल रिएक्शन लिख दी। इतना लिखते ही 1 नंबर मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में। इतना इसका स्टेप मार्किंग होती है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर 1 नंबर
अब इसका क्यू निकाल लेते हैं। जब जैसे ही रिएक्शन लिखो तो उसका रिएक्शन क्यूशेंट भी लिख डालो। रिएक्शन क्यूशेंट में देखो पहले आप प्रोडक्ट साइड देखो कि प्रोडक्ट साइड आयन कौन है, क्रोमिक आयन है ना। तो ये रिएक्शन पार्शियली रिवर्सिबल नेचर की है, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, इक्विलिब्रियम आने से पहले की बातें हो रही थी। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले किसी भी टाइम पे क्रोमिक आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो ले लिया मैंने न्यूमरेटर में, लेकिन इसके कोएफिशिएंट कितने हैं 2, तो ये इसके कहां जाएंगे पावर है ना। ये जैसे ऐसे समझो कि आप केसी लिख रहे हो, केसी तो लिखना सभी लोग को आता होगा ना। अब ये सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी लेते हैं 1 लेते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही होगा, तो उसको ना ही लिखो तो सही है। फिर डिवाइडेड बाय भैया क्रोमियम सॉलिड है लेकिन फेरस आयन का लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन, इसकी पावर में लिख देंगे 3, तो ये फाइनली इतना हो गया क्रोमिक आयन कंसंट्रेशन होल पावर 2 डिवाइडेड बाय फेरस आयन कंसंट्रेशन होल पावर 3। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन कहां से लाए, तो देखो इसको लाने की जरूरत नहीं है, आपको सब दिया गया है, देखो पका पकाया सब कुछ दिया हुआ है। क्रोमिक आयन के पड़ोस में उसका कंसंट्रेशन लिख के दिया गया, जब आपने सेल बनाया है उस समय कितने मोलर लेके चल रहे हैं 0.1 मोलर है ना, तो ये वैल्यू ले लीजिए, फेरस आयन की 0.01 मोलर, तो वो आपको दिया ही जाएगा लिख के, वो आप ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये 0.1 होल स्क्वायर और ये 0.01 होल, तो ये आपका न्यूमरेटर में 10 की पावर -2 और डिनोमिनेटर में 10 की पावर -6, फाइनली कितना है 10 की पावर 4। ठीक है, तो आप इसको सिंपलीफाई करिए, तो ये आपने रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू निकाल ली है ना। अब करते हैं, अब इसमें हम लोग लगाएंगे नट्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे नट्स इक्वेशन। अच्छा, नट्स इक्वेशन का फॉर्मूला था ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, तो चाहो तो ई नॉट भी निकाल लो, फिर सीधे सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा आपको, ई नॉट भी चलो निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है, अब ऊपर एक बार देख के जरा डिसाइड कर लो कि कैथोड कौन है एनोड। तो ये जो गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन है इसमें लेफ्ट राइट साइड क्या है कैथोड, तो इसका एसआरपी मुझे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको दिया भी इसका एसआरपी ही है, अगर ध्यान से देखो तो क्रोमिक जो है वो 2 से 0 में आ रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आप लोग जरूर देख लेना, कई बार वो बदमाशी करेगा कि एसओपी दे देगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं एसआरपी दिया है तो अच्छी बात है, तो क्रोमिक का भी एसआरपी दिया 3 से 0 रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे एसआरपी डायरेक्ट दे दिए गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। पहले हम लोग आयरन का लिख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये भरोसा मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव में ज्यादातर एसआरपी दिए जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ एसआरपी डेटा से देते हैं, तो सब्जेक्टिव में तो ज्यादा आपको परेशान नहीं किया। फेरस का कितना कितना वैल्यू देख लो जरा, फेरस का था 0.-4 और क्रोमिक था 7 है ना, ये रख दिया मैंने -0.45 और ये माइनस माइनस प्लस होता दिख रहा है, तो कितना बच रहा है फाइनली 0.30। ठीक है, ई नॉट भी निकाल दिया, अब आप लगा दिए नट्स इक्वेशन। इतना करने के बाद आपको फिर वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई कीजिए, अप्लाई नट्स इक्वेशन बकायदा अच्छे से लिखिएगा, आधा नंबर इक्वेशन लिखने का ही मिल जाता है अगर आपने इक्वेशन सही से लिखी है ना, इसे बोर्ड एग्जाम के लिए मिल रहा है, इसमें स्टेप आगे होती है। अब देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.05 अपॉन log 2, अब ई नॉट सेल आपको दिया हुआ कितना 0.30। अब ये वैल्यू अगर देखो तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे, 0.059 है, तो यार इसको हम लोग लेंगे 0.06। ठीक है, तो 6 ऐसा नंबर है कि 2 से भी कैंसिल हो जाता है, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू, हाँ n देखना है ऐसे, तो n एक तो तरीका है कि
एन की वैल्यू कैसे देखते हो? एन की वैल्यू देखने के लिए एक तो तरीका है, वो जो आपने रिएक्शन लिखी है आप रिएक्शन, उसमें देख लो कि कितने कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 2 और 3, लेकिन कटने के बाद जिस समय कट रहे हैं उस समय कितने कैंसिल हो रहे हैं? नेट इलेक्ट्रॉन तो 6 है, 6 कैंसिल हो रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 + 6 12 मत कर दीजिएगा, वो एक्चुअली वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ रहा है, वो एनोड से कैथोड ऐसे जा रहे होंगे। या फिर आप उसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और क्रोमियम जा रहा है 3, तो कितने का चेंज आ रहा है? बोलो 3 का आ रहा है। और इधर देखो क्रोमियम 2 से 0 में आ रहा है कैथोड साइड, तो इधर कितने का चेंज है? 2 का, है ना? तो पहले तो आप अलग अलग निकाल लो इंटीजर, और अब इन दोनों का क्या लो? एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, है ना? तो वो सेम ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट करो या फिर इक्वेशन से भी करो। और लॉग क्यू की वैल्यू आ गई थी कितनी? चलो अब अभी सिंपल हो गया, सॉल्व आसानी से होता वो लिख रहा है। कितना आ रहा है कोई बताएगा? 0.296। एक यूनिट बता दीजिए। 0. मैं तो मोटा मोटा लिख रहा हूँ 0.26 है ना, ठीक है? हाँ वो आपने एग्जैक्ट अगर किया होगा तो थोड़ा सा, अगर आपने 0.591 लिया होगा तो वो आएगा 0.25 समथिंग, है ना? देखो सब्जेक्टिव में तो अपने पास कैलकुलेटर रहता है, सब कुछ रहता है, तो नहीं रहता है तो इतना चल जाएगा सीरियसली, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत ज्यादा वो ऐसा राउंड ऑफ है कि चल जाएगा। डेसिमल के सेकंड डिजिट पे कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसी में तो कैलकुलेटर चलता है, आप लोग सीधे कैलकुलेटर चला लेना। सीबीएसई में थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेना। अच्छा अब देखो बोर्ड एग्जाम में हम तो कह रहे हैं एक न्यूमेरिकल आएगा 3 नंबर का, ठीक है? तो उसमें एक्यूरेटी कर देना है। 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, 2.5 घंटे में पेपर करके बैठे रहोगे आधे घंटे, उससे अच्छा कि तो ढंग की कैलकुलेशन करके बात सरकार एक राउंड ऑफ करोगे। नहीं अगर मान लो आपको स्कूल लेवल पे पता चल ही जाएगा, अपने सर से पूछ लेना कि अगर ऐसा लिख दें तो नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, और कह देंगे नहीं कटेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, तो फिर एक्यूरेट करना, ठीक है? कंपटीशन में देखो मेंस लेवल पे एडवांस लेवल में तो आंसर आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्यों लिख लोगे? तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या कर दे? चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो प्रेशर का टर्म आया नहीं, तो इसमें तो कोई गैस ही नहीं है। हाँ हो जाएगा। नहीं जहाँ पे गैस नहीं है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर आप कहोगे कि प्रेशर चेंज कर देंगे, तो प्रेशर किसका चेंज करोगे? गैस का चेंज करोगे। अब कोई गैसियस स्पीशीज ही नहीं है। आप ऐसे देखो ना, इसकी ये वाली रिएक्शन देखो, क्या इसमें कोई गैस है? नहीं है, तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे गैस इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे, तो वहाँ गैस कोई ना कोई छुपी हुई मिल जाएगी, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो उसका पार्शियल प्रेशर हम अगर थोड़ा भी चेंज करेंगे तो ई में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वो कोई मतलब नहीं है ना, जब हमारी इक्वेशन में गैस नाम की कोई स्पेसीज ही नहीं है, तो गैस के प्रेशर कम ज्यादा करने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गैस है ही नहीं ना, ठीक है? तो वो क्वेश्चन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो तो गैस वाली बात बताई, वो तो तब बताई जब हमारे क्वेश्चन में गैस हो इक्वेशन में, है ना? अब आपको मैं डायरेक्ट एक मेथड बता दे रहा हूँ कि देखो ये सब्जेक्टिव मेथड था, लेकिन पता तो सबको होना ही चाहिए। सर एक सेकंड ऊपर कर लीजिएगा। एक मिनट
नोट कर लीजिए। सर ये वाला कर लिए, जस्ट ऊपर वाला। यस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैथोड एनोड पे हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करके कंप्लीट से ये वाली रिएक्शन कौन सी है, इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट सेल रिएक्शन। फिर हम लोग Q निकाल देंगे उस कंप्लीट सेल रिएक्शन का, रिएक्शन क्यूसेंट का वैल्यू, फिर E नॉट निकाल देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे कॉन्सेप्ट, है ना। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे सर n की वैल्यू कैसे आई थी, प्लीज फिर से बताइए। हाँ मैं सुन नहीं पा रहे हो, क्या कह रहे हैं। सर n की वैल्यू, n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उसमें आप n कैसे देखोगे, आप एनोड साइड देख लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आ रहा है। जैसे क्रोमियम यहाँ 0 में बैठा है और जहाँ किसमें रहा है 3 में, तो 0 से 3 कितने का चेंज हो गया, 3 का, ठीक है। फिर आप कैथोड साइड देख लो, कैथोड साइड आयरन 2 में है वो 0 में जा रहा है, 2 से 0 भी 2 का चेंज। और फिर बेटा ये जो चेंज आ रहे हैं इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 and 2, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यस सर, और वही आपका n का वैल्यू है। सर ये तो काफी आसान तरीका हो गया। हाँ ये तरीका ऑब्जेक्टिव में तो यही तरीका लगाना ही है हम लोग, है ना। यस। ऑब्जेक्टिव में तो यही तरीका लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट करने से तो आपको टाइम थोड़ा सा बचाना है, और टाइम रिएक्शन लिखने में जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है वो आप बहुत आसानी से बचा सकते हो, मतलब वो रिएक्शन ना लिखनी पड़े और डायरेक्ट नट्स इक्वेशन हम लोग डेटा फिट कर दें नट्स इक्वेशन में। तो देखो n का वैल्यू तो वैसे ही निकालेंगे भाई, जैसे अभी मैंने बताया n का वैल्यू निकालने का तो वही तरीका है ना। पहले हम लोग एनोड साइड चेंज देख लेंगे, जैसे क्रोमियम किस में आ रहा है, क्रोमियम 3+ में, तो 3 का चेंज हो गया, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन किस में आ रहा है, 2 से 0, 2 का चेंज। और इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 and 2, और वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। n तो सीधे सीधे आप जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देख के ही बता दिया, ठीक है। फिर क्यू कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है सर क्यू को लिखने के लिए तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जब इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो फिर फायदा क्या, पूरा सब्जेक्टिव मेथड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि बिना इक्वेशन लिखे क्यू कैसे लिखें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, देखो न्यूमरेटर में एनोड साइड जो आयनिक स्पेसीज है उसको आपको न्यूमरेटर में लेना, उसके कंसंट्रेशन को। एनोड साइड जो आयन है, एनोड साइड आयन पकड़ना होगा। जैसे इस वाले गैल्वेनिक सेल में देखो एनोड आपका इधर है लेफ्ट साइड, है ना। अब आप देखो कि इन दोनों में आयन कौन सा है, क्रोमियम आयन है कि क्रोमिक आयन, जिसपे चार्ज है वही आयन हो गए, है ना। तो ये तो सब लोग जानते ही हो। तो आप क्रोमिक आयन को ले लो किधर, न्यूमरेटर में। क्रोमिक आयन का कंसंट्रेशन ले लो बेटा न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, कैथोड साइड जो आयन है वो ले लो। कैथोड साइड आयन कौन सा है, फेरस आयन। फिर इनकी पावर में क्या होगा, तो देखो पावर में हमेशा ध्यान रखना, देखो ये जो हम लोग चेंज निकाले हैं कैथोड और एनोड में, ये चेंज देखो कैथोड और एनोड में चेंज आया है 3 का चेंज आया है, नहीं उल्टा हो गया, एनोड में 3 का चेंज है, कैथोड में 3 का, ठीक है। तो जो हमने चेंज निकाला है, ए फॉर एनोड है, सी फॉर कैथोड। एनोड में कितने का चेंज है, 3 का, कैथोड में 2 का। इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, तो 3 और 2 को सिंपलेस्ट रेशियो तो 3 और 2 ही होगा। जैसे मान लो ये 4 और 2 होता तो सिंपलेस्ट रेशियो 2 और 1 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कई बार होगा कई बार नहीं होगा।
और जो भी सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है ना, उसका हम लोग कर देंगे उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, याद करो जब वो मल्टीप्लाई करते थे क्रॉस करते थे, तो 3 किसकी पावर में जाएगा? 3 कैथोड साइड जो आयन उसकी पावर में जाएगा, है ना। मतलब 3 किधर जाएगा ऐसे समझो, 3 फेरस आयन की पावर में जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा? 2 क्रोमिक आयन की पावर में जाएगा। ठीक है, तो क्रोमिक आयन की पावर में 2 और फेरस आयन की पावर में, चेंज जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मतलब एनोड साइड जो आयन है उसकी पावर में चेंज इन ऑक्सीडेशन में जो कैथोड साइड आ रहा है वो रहे, है ना, और कैथोड वाले आयन पे जो चेंज इन नंबर है एनोड साइड हो रहेगा, लेकिन उसको सिंपलीफाई करके करना पड़ेगा। कई बार वो सिंपलीफाई करने के बाद, जैसे यहाँ तो ऑलरेडी सिंपलीफाई है तो उसकी जरूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन कई बार वो सिंपलीफाई करने के बाद छोटा छोटा नंबर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, फिर उसकी वो पावर में लिखेंगे। ठीक है, बोलो। बस की वैल्यू जो है वो रख के फट से क्यू निकल आएगा, क्यू सीधे नेक्स्ट इक्वेशन में देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी ऑब्जेक्टिव मेथड से करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। आया? हाँ, वो CON को शॉर्ट में लिखा हुआ है, CON चेंज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्यू लिखते समय एनोड साइड जो आयन है उसको ले लिए न्यूमेरेटर में, कैथोड साइड जो आयन है उसको ले लेंगे डिनोमिनेटर में, और जो चेंज आ रहा है उसको सिंपलीफाई करके क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मतलब उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेकर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चनों में, तो यही काम हम लोग जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में करना है हम लोग को, ये आपको दे रखी है उसने सेल, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है, ये सब तो याद ही होगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, मैग्नीशियम का एसआरपी दे रखा है, सिल्वर का भी एसआरपी दे रखा है। पूछा क्या है, 3 बातें पूछी है, ईएमएफ पूछा है सेल का, डेल्टा जी भी पूछ रहा है यहाँ पे, और एक बात और पूछा, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, वो सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे भी कमेंट करने को बोल रहा है। ठीक है, तीनों बातें हम लोग को बतानी है। तो जल्दी किया है तुमने, एक बार होना है पक्का। चलो मुझे भी निकालना पड़ेगा इसका आंसर, मेरे पास है नहीं अभी, मुझे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक बार अटेम्प्ट कर लो आप लोग, अच्छा एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ रहा है।
3.1 ही आ रहा है। सही बच्चों का आ रहा है, सार्थक आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों 3 point something है ना? Yes. क्यों कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? 3.1 Q1 आ रहा है, Yes, sir. Q1 आ रहा है। तो log 1 तो 0 हो जाएगा, मतलब वो आधी कहानी तो 0 हो गई, तो इसका ई सेल ई नॉट सेल के ही बराबर आ रहा होगा, है ना? क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, है ना? log के अंदर 1 आ गया तो log 1 0 हो गया, है ना? तो ये चीज थोड़ा आपको समझनी है। देखो इसको एक बार मैं कर देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में करना है तो सीधे नट्स इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सीधे लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट हो जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड, है ना? एसआरपी कैथोड यहाँ सिल्वर है ना, तो सिल्वर का एसआरपी कितना है 0.80 माइनस एनोड का है -2.3, तो ये मैंने लिख दिया ई नॉट माइनस 0.05 को मैं 6 ले रहा हूँ। एन का वैल्यू क्या लिया आप लोगों ने? 2 लिया, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम 0 से जा रहा है 2 में, इधर 2, सिल्वर 1 से जा रहा है 0 में, 1 का चेंज, और 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है ना? तो ये आपने बिल्कुल सही बताया, एन की वैल्यू 2 हो गई। अब लॉग के अंदर क्यू बैठेगा, क्यू में हमें ये देखना है कि एनोड साइड जो आयन है उसका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में लेंगे और उसकी पावर में क्या आएगा 1, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई हो ना, तो 10 की पावर 4 सॉरी 10⁻⁴ इसकी पावर 1 और डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, ठीक, इसकी पावर में क्या आएगा 2 आएगा, है ना? वो 2:1 का रेशियो 2:1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये है 0.01 मतलब 10 की पावर -2, लेकिन पावर में 2 आ गया, है ना? अब वो देखो लॉग के अंदर 0 log 1 बनता हुआ दिख रहा है ना, और log 1 हो गया 0, तो उधर की कहानी हो गई खत्म, और ये आ गया आपका 3.1, ये तो 0 ही हो गया अगर देखें ध्यान से। तो हमारा ई सेल जो है वो इनडायरेक्टली ई नॉट सेल के बराबर ही आ गया इस क्वेश्चन में। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उससे 3 बातें पूछी हम लोगों से, ई सेल आ गया। अब इसमें डेल्टा जी भी कह रहा है निकालो, तो डेल्टा जी के लिए भैया फॉर्मूला लगाना होगा। नहीं अब समझे नहीं क्या पूछ रहे? हाँ देखो इसमें एक चीज ये है, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये सेल क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया गया है, तो कहेंगे नो, ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया नहीं गया है। तो वो चांस की बात है कि डेटा ऐसा फिट हो गया कि इसका ई सेल ई नॉट के बराबर ही आ रहा है ना? मतलब उसका नेट आउटपुट यदि ये सेल 1 मोलर कंसंट्रेशन लेकर बनाया जाता
तो जितना ईएमएफ आता उतना ही ईएमएफ चांस की बात है कि अभी आ रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे तैयार नहीं किया गया है ना, ठीक है। ये कहना ज्यादा सही है। बाकी देखो डेल्टा जी भी निकाल लेंगे भाई हम लोग, एन की वैल्यू रख ही देंगे, एन तो वही है 2, एफ फैराडे ई सेल 3.1, तो यहाँ से हम लोग को डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी जूल पर मोल, ठीक है। कितना आ रहा है माइनस का 598300 598300 जूल, है ना। तो ये हो गया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया बेटा। या इसको किलो जूल में लिखना है तो कई बार आपको आंसर किलो जूल में भी लिखा मिल सकता है, तो 598.3 किलो जूल 1000 से डिवाइड करके बोल दें, ठीक है। अच्छा, फिर हमें एक चीज और पूछी थी इसने, कमेंट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर इधर लिख देता हूं मैं, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है इसलिए सेल रिएक्शन ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है मतलब ये सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे स्पॉन्टेनियसली अकर हो रही है, ठीक है। तो बस यही बातें आपसे पूछना है, क्लियर हो रहा है सभी को, बोलो भाई। ठीक है, देखो अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं जिनमें बस हम लोग डायरेक्ट नट्स इक्वेशन को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो आपको ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, इस गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हमसे बोला जाए कि डायरेक्ट नट्स इक्वेशन लिख डालो, तो देखो हम लोग सबसे पहले तो निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। एल्युमिनियम 0 से किस में आ रहा है 3 में, कितने का चेंज 3 का। उधर लेड 2 से किस में आ रहा है 0 में, कितने का चेंज 2 का। तो एन का वैल्यू क्या लिख दें 6 लिख दें। फिर हम लोग एनोड और कैथोड में, एनोड में 3 का चेंज, कैथोड में 2, ये पहले से ही क्या है सिंपलेस्ट रेशियो में है ना। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू पड़ जाएगी 6 लॉग के अंदर क्यू। अब क्यू में देखो एल्युमिनियम आयन का कंसंट्रेशन हमें किस क्या लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, है ना। उसकी पावर में क्या लिख दे, है ना, हाँ इसकी पावर में 2 आएगा बेटा। और लेड आयन का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में, इसकी पावर में कौन सा नंबर आएगा 3, है ना। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर पावर में आ जाएगी। तो ये अगर हम लोग डायरेक्ट वन लाइन में लिखे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, बाकी ये सब डेटा तो आपको दिया ही जाएगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। सेकेंड वाला आप ही लोगों को बताना है मुझे, एक बार लिख डालो फिर बताओ आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। कौन बताएगा अपनी तरफ से बताओ, हाँ बताओ क्या लिखें। ई सेल बराबर क्या लिखे बताओ, ई नॉट सेल माइनस एन की वैल्यू 2, ठीक है। लॉग के अंदर 2 प्लस की पावर होल स्क्वायर और SN4 की पावर 1, बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा
लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, है ना। 0 से 2 2 का चेंज, पहले तो अलग अलग चेंज निकाल लो तुरंत। तो 0 से 2, जिन 0 से 2 प्लस में जा रहा है 2 का चेंज, और टिन 4 से 0 में जा रहा है 4 का चेंज। तो अगर हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो वो तो इसके एलसीएम के बराबर होगा। 2 और 4 कैसे 4, तो ये तो बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन जब पावर में हम लोग लिखते हैं तो ये जो चेंज आ रहा है इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनोड साइड 2 का चेंज आ रहा है, कैथोड साइड 4 का, तो 2:4 2 और 4 का सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:2। इसलिए जो मल्टीप्लाई होगा ना वो 2 और 1 का होगा, है ना। सही किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। जिन की पावर में आप 2 ले गए और 4 प्लस की पावर में 1, ठीक है। इससे ईएमएफ निकालेंगे, बिल्कुल सही आएगा। ये वाला भी कर लीजिए। इसमें सीधे नट्स इक्वेशन लिखिए आप लोग, कोई इसमें सेल रिएक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव में इसी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्टिव आएगा तो आप पूरा लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट कर लगाइए। हाँ, ये वाला तो तुषार बताया होगा भाई। हाँ, ई सेल बराबर क्या लिखे, ई सेल इक्वल टू इनवर्ट सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 3, लॉग के अंदर न्यूमरेटर में किसका कंसंट्रेशन ऊपर, एल्युमिनियम, है ना। ये सब बहुत ध्यान रखना। एल्युमिनियम एनोड साइड है, एनोड साइड आयन है, उसका कंसंट्रेशन ऊपर। तो अच्छा, इनकी पावर में क्या क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड में देखा जाए तो 3 का चेंज है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, इसलिए पावर में 1 ही रहेगा, है ना। इसलिए पावर में 1 रहेगा। हाँ, लेकिन n की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3 का एलसीएम लेना होगा, और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है। इससे सबको क्लियर है ना कि 3 का एलसीएम 3 होता है, ठीक है। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, है। वो सब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हुए सब जानते हो मेरे ख्याल से। बोलो भाई, ठीक है। बाकी ये सब कंसंट्रेशन आपको देगा क्वेश्चन में, जो भी देगा रख के निकालने खड़ा कर, ठीक है। ई नॉट के लिए एसआरपी दे देगा, एनोड का अलग दे देगा, कैथोड का अलग दे देगा। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड से ई सेल ई नॉट सेल आ जाएगा। कई बार तो ई नॉट डायरेक्ट भी दे सकता है, तो और अच्छी बात है, कई बार आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। नहीं, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है ये वाला न्यूमेरिकल, मतलब जिसमें ई सेल कैलकुलेट करने को बोला जाता है, या कई बार वो डेल्टा जी पूछ लेता है बहुत ज्यादा। बोर्ड में तो बहुत लिमिटेड चीजें पूछने आती है ना, वो उतने में कहानी घूमती है, वो उसमें बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं मिलेगी। अब आते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट कैटेगरी में, गैस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, है ना। गैस इलेक्ट्रोड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे वो नॉर्मल मेटल इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, है ना। जितने भी इलेक्ट्रोड अभी हम लोगों ने पढ़े वो मेटल इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे थे, लेकिन सारे इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड थोड़ी ना होते, कई बार गैस के भी इलेक्ट्रोड दे दिए आते हैं कुछ, ठीक है। तो गैस इलेक्ट्रोड क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। गैस इलेक्ट्रोड में देखो हम लोगों के सिलेबस में जो है वो है सी,
है ना। सी मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोगों के सिलेबस में जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है मेन वो है गैस इलेक्ट्रोड में केवल उसने जिक्र किया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसको शॉर्ट में सी बोलते हैं लेकिन फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब तो वो गैस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन पहले समझ लेते हैं कि गैस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। किसी भी गैस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना तो सबसे पहले प्लेटिनम लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्लेटिनम क्यों लेते हैं, तो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है और गैसों में गैस में तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो नहीं सकता है ना। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन दौड़ जाते थे मेटल की सरफेस से, लेकिन गैस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दौड़ेंगे। तो इसके लिए हमें प्लेटिनम की वायर की जरूरत पड़ती है। प्लेटिनम की वायर अभी इसका डायग्राम भी देखेंगे तो वो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड तक मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बस इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन के लिए एज ए मीडियम की तरह यूज होता है प्लेटिनम। फिर उसके ऑब्लिक में गैस, जिस भी गैस का आप इलेक्ट्रोड तैयार कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख दिया है ना। जैसे हाइड्रोजन का तैयार कर रहे हैं तो H2 लिख देंगे, ऑक्सीजन का तैयार कर रहे हैं तो O2 लिख देंगे, क्लोरीन या फ्लोरीन का तैयार कर रहे हैं तो Cl2 या L2 लिख देंगे, है ना। और वो गैस बेटा ऑक्सीडाइज होकर अपने ही किसी आयन में कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो जो भी आयन है वो जिसमें कन्वर्ट हो रही है वो ऑब्लिक में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट नोटेशन है। ये गैस इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन वही गैस इलेक्ट्रोड अगर कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा तो ये सारा खेल उल्टा पलटता हुआ नजर आएगा। पहले गैस का आयन लिखा जाएगा, वो रिड्यूस होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा होगा। ये केवल लिख लीजिएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये केवल इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के लिए एज ए मीडियम इसको लेना होता है। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। बाकी गैस कौन कौन सी हो सकती है, तो हम लोग के सिलेबस में मेन वैसे तो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन या क्लोरीन भी ले सकते हैं। मतलब न्यूमेरिकल आपको इन सभी पे बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। जैसे ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड तैयार किया गया। इसमें हाइड्रोजन गैस H+ आयन में ऑक्सीडाइज होकर जा रही है। ये वाला किसके लिए है, ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड है और ये वाला क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। बोलो भाई। अब इन गैस इलेक्ट्रोड को कैसे तैयार किया जाता है, इसका अपना एक कंस्ट्रक्शन होता है ना। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये डिपेंड करता है कि वो गैस इलेक्ट्रोड एनोड पे एज ए एनोड एक्ट कर रहा है कि एज ए कैथोड उस गैल्वेनिक सेल में, क्योंकि वो किसी एक तरफ ही लिए रहा होगा। और अगर एनोड साइड एक्ट कर रहा है तो उसको ऐसे लिखना है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन में H2 पहले लिखेंगे, H+ आयन बाद में, क्योंकि H2 से 0 से वो +1 में जाएगा। लेकिन यही चीज क्लोरीन में उल्टा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप Cl2/Cl- लिखेंगे एनोड में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि Cl2 मतलब 0 और Cl-1, तो 0 से -1 में वो ऑक्सीडाइज होकर नहीं जा रहा है, उल्टा रिड्यूस हो जा रहा है। तो उसमें पलट के लिखना पड़ेगा, उसमें Cl- पहले लिखेंगे और Cl2 आगे लिखेंगे, ठीक है। तो वो देख लेना, चेक कर लेना, तो है ना, फिक्स नहीं है। नहीं देखो ऐसा नहीं है, देखो मेटल से काम जरूर चल रहा था, है ना, लेकिन गैसों के भी इलेक्ट्रोड तैयार किए जा सकते हैं और कुछ जगहों पे गैसों के इलेक्ट्रोड यूज करना ज्यादा हम लोग, ये अभी आगे जैसे आप पढ़ोगे
कौन सा हम लोग सेल पढ़ते हैं, फ्यूल सेल। अभी आगे पढ़ जब लास्ट में कॉमर्शियल सेल वेल पढ़ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल, उसमें एक पढ़ेंगे हम लोग फ्यूल सेल, उसमें गैस के सेल पढ़ेंगे। फ्यूल सेल की खास बात क्या होती है कि गैस इलेक्ट्रोड जो होते हैं लाइट इन वेट होते हैं। गैसों के इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, गैसों से इलेक्ट्रोड से बनने वाले सेल काफी हल्के होते हैं, लाइट इन वेट। दूसरा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करते हैं ऐसे सेल, तो उनके कुछ एडवांटेज होते हैं गैस इलेक्ट्रोड के, है ना। हाँ, उनकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है। हाँ, फ्यूल सेल में ये भी बोलूँगा, फ्यूल सेल में तो उसमें है ना, उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये सेल बनाए गए होंगे, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन का जो सेल है वो हम लोग को पढ़ना है कि हाइड्रोजन का कैसे हम लोग तैयार करते हैं, कैसे लेते, ठीक है। तो ये जो सेल हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये कौन सा सेल है, देखो, अगर आपको किसी गैस का इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ग्लास की ट्यूब लेनी होगी, एक क्या लेना होगा, ग्लास की ट्यूब। एक्चुअली जो है O2 2 माइनस में नहीं जाता है, O2 माइनस में वो ऐसे मतलब कि वो उसकी हाफ रिएक्शन ऐसे चलती है। O2 जो जाता है हाँ, वो पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाता है OH माइनस, और कुछ इलेक्ट्रॉन वो गेन भी करेगा। जब बैलेंस करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लगभग गेन करते हैं, ठीक है, उसकी हाफ रिएक्शन ऐसे होती है। तो ये जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने आ रहे हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार कैसे करते हैं। तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, हम लोग को एक ग्लास की ट्यूब लेनी होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्लास की ट्यूब है, और इसको इन्वर्ट करके ऐसे रख देते हैं। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी तो ऊपर खुला होता है, अब टेस्ट ट्यूब को ऐसे नीचे पलट दो, है ना, तो समझ में आ रहा है। तो ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। हाँ, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक एंट्री वाला पॉइंट होता है, एक एग्जिट वाला पॉइंट होता है। ऊपर एंट्री वाला पॉइंट है, नीचे एग्जिट वाला पॉइंट दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक कंटेनर लेते हैं, उसमें ये ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्म में रख देते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करना होता है कंटेनर में। हाँ बोलो। नहीं, वो थोड़ा सा एक सुई के बराबर एक छेद कर देते हैं, उससे प्लेटिनम वायर अंदर जा रहा होता है, वो बहुत छोटा सा होल होता है वहाँ पे, है ना। हाँ, लेकिन वो होल से अंदर आ रहा है, ठीक है। ये प्लेटिनम वायर। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें, एक तो ये ग्लास इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, दूसरा इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। ज्यादातर ये इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है हमेशा एसिड लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि सॉल्ट का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि बफर भी ले लेते हैं, एसिडिक या बेसिक बफर भी ले लेते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो सबसे पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया था, और वही एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में दिखाया, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने केवल सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र किया है, लेकिन उसको पढ़ के ये मत समझिएगा कि केवल सल्फ्यूरिक एसिड ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेल आप पहले से डिसाइड कर लिए हैं या आपने कसम खा ली है कि मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन पे तैयार करना है, तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो आप एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं या सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं या बफर ले रहे हैं, उससे आने वाले H+ आयन का जो कंसंट्रेशन हो वो एग्जैक्टली कितने मोलर हो, 1 मोलर। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल तैयार करने के इच्छुक हैं, है ना। अदरवाइज 1 मोलर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं देगा, वो जनरल ईएमएफ दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग सी में स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो मतलब यहाँ पे खुला हुआ है ना, तो यहाँ से कुछ अंदर भी भर जाएगा, एक तरह से कैपिलरी टाइप की ट्यूब मान लो, थोड़ा सा अंदर ऊपर, थोड़ा यहाँ ऊपर हाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक हमें प्लेटिनम का वायर लेना होता है, ये देखो ऊपर से ये पड़ा हुआ है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है प्लेटिनम वायर, ठीक है। और इसको हम लोग एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये कनेक्शन दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये अभी अकेला हाफ इलेक्ट्रोड है। अगर मुझे गैल्वेनिक सेल बनाने में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेना होगा ना, तो क्या करूंगा मैं, एक इसके पड़ोस में राइट साइड एक सेल और ले लूंगा, उसमें कोई भी मेटल की प्लेट ले लेंगे, है ना, जैसे मान लो जिंक की प्लेट ले ली, उसको जिंक सल्फेट में डिप कर दिया और उसको इससे कनेक्ट कर दिया वाया गैल्वेनोमीटर, तो बीच में क्या टपका देंगे, तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, जिसमें एनोड हमारा कैसा होगा, हाइड्रोजन का ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना। लेकिन अभी केवल क्या दिखाया जा रहा है, अभी केवल हम लोग हाफ सेल की बात कर रहे हैं, है ना, बाकी में कोई भी जोड़ दो वो बात अलग। अच्छा, अब इसमें करते क्या, देखो ऊपर जो एंट्री पॉइंट है वहां से हाइड्रोजन गैस को पास कराना होता है, हाइड्रोजन गैस को या फिर जिस भी गैस का आप बना रहे हो, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस का बना रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन पास करा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन का बनाएंगे तो O2 पास कराएंगे, क्लोरीन बना है तो Cl2 पास कराएंगे। और वही बात है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ निकालना है तो हमें उसका प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 1 बार पे पास करना है, ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर आप 1 के अलावा कुछ और ले लेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं देगा, भले ही कंसंट्रेशन ये वाला 1 क्यों ना ले लीजिए, ये दोनों ही 1 1 होने चाहिए, ठीक है, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन भी 1 होना चाहिए और जो गैस पास करा रहे हो उसका पार्शियल प्रेशर भी 1 बार होना चाहिए। अब होगा क्या, धीरे धीरे गैस क्या होने लगेगी, ये HCl या जो भी आपने एसिड बेस लिया है इसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने शुरू धीरे धीरे धीरे। और हम लोग कब तक ये पास कराते रहते हैं, कराना होता है, तो बोलते हैं जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना तैयार हो जाए, जब तक हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन गैस से पूरी तरह से संतृप्त ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए, जब तक हाइड्रोजन गैस का घुलना बंद ना हो जाए, तब तक हम लोग उसको पास करें, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात है, तो सबसे मेन इस पूरे कहानी का सबसे रियल हीरो जो है वो क्या है, ये नीचे देख रहे हो प्लेटिनम की फॉइल चिपकी हुई है, ये जो प्लेटिनम का वायर होता है इसके सबसे बॉटम पे एक चौकोर एक प्लेटिनम की फॉइल फिट कर दी जाती है और उसकी चारों तरफ सरफेस पे कार्बन ब्लैक की कोटिंग कर दी जाती है ना, वो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, वो कार्बन की कोटिंग की गई है, तो है ना, ये देखो थोड़ा डायग्राम, ये प्लेटिनम फॉइल है और इसके ऊपर कोटिंग किसी है कार्बन ब्लैक की। कार्बन ब्लैक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग तरह तरह के कुछ एब्जॉर्बेंट भी पढ़ेंगे, उसमें कार्बन ब्लैक काफी अच्छा होता है, मतलब उसमें गैसें बहुत आसानी से उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है ना, अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। अब ये तो कंस्ट्रक्शन होता है ना, आपको ये सेल बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। अब ये सेल वर्क कैसे करेगा भाई, तो वर्किंग कैसे होती है इसकी, तो देखो सारी कहानी ये जो है ना प्लेटिनम की फॉइल जो चिपकी हुई थी उसी का जूम डायग्राम आपको दिखाया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें पहले मैं हटा देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसमें ये सब मसाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसकी मैकेनिज्म या इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो समझते हैं बेटा। इसकी सरफेस में किसकी कोटिंग थी, कार्बन ब्लैक की, है ना, कार्बन ब्लैक बहुत अच्छा क्या होता है, एब्जॉर्बेंट है ना, तो ये बात तो कितनी समझ में आ रही है। हाँ ये अभी हाँ अभी वैसे मैं पहले एनोड का की फंक्शन बताऊंगा फिर कहता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है।
हाइड्रोजन का SRP 0 होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीक्वेंस बिल्कुल बीचों में होता है। तो इसके साथ अगर इसके ऊपर रखा हुआ मेटल लोगे तो वो मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है। लेकिन अगर इसके साथ जो दूसरा मेटल ले रहे हो वो इससे नीचे वाला ले रहे हो, मान लो कॉपर या सिल्वर या मर्करी, तो फिर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर सिल्वर मर्करी जो है वो कैथोड है। तो इसका बिहेवियर दोनों की तरह देखने को मिलता है। इसे हम लोग एज ए एनोड भी एक्ट करा सकते हैं या एज ए कैथोड भी करा सकते हैं, है ना। अब देखो पहले एक समझते हैं कि ये एनोड की तरह जब एक्ट कर रहा होगा तो इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो देखो जो हम लोग हाइड्रोजन गैस ऊपर से डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये धीरे धीरे ये कार्बन जो ब्लैक की कोटिंग कर रखी है उसके वजह से ये इसकी सरफेस पे इसका हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का क्या होने लगेगा, एडजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एडजॉर्प्शन भी दो तरह का होता है, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे फिजिजॉर्प्शन होता है, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल वांडर वाल फोर्स की ये जो डॉटेड देख रहे हो ना, ये फोर्स वांडर वाल फोर्स होते हैं। तो हाँ बोलो बेटा। सर आपने अभी कौन सा एडजॉर्प्शन बोला था? दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक होता है फिजिजॉर्प्शन, एक होता है केमिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रही है वो एक्चुअली फिजिजॉर्प्शन की वजह से एडजॉर्ब होती है। फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल और एब्जॉर्बेंट की सरफेस में जो ये फोर्स लग रहे होते हैं ये बेटा वांडर वाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वांडर वाल फोर्स की वजह से वो हेल्ड करते हैं सरफेस, है ना। केमिजॉर्प्शन में वो केमिकल फोर्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिजिजॉर्प्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो हौले हौले धीरे धीरे क्या करेंगे, उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। धीरे पहले एक आके बैठा, फिर ऐसे दूसरा आके बैठेगा, फिर ऐसे तीसरा आके बैठेगा, ऐसे कई सारे, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी सरफेस पूरी क्या हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि सरफेस फुलफिल हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जैसे ही वो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे होंगे तो ठीक है, देखो एडजॉर्ब होने के साथ साथ देखो अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा होगा तो वो गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होने के बाद ये ऑक्सीडाइज भी होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। होगा क्या कि इनके जो खुद के बॉन्ड है, इनके बेटा ये खुद के जो बॉन्ड है ये टूटने लगेंगे, ठीक है। इनका जो सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो अपना सिंगल बॉन्ड है वो टूटने लगेगा और वो परमानेंट इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने लगेंगे। मतलब फिजिजॉर्प्शन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगे, केमिजॉर्प्शन। कि पहले तो सरफेस में मजे लेने के लिए बैठे थे, लेकिन जब मजे लेने के लिए बैठे तो उनको मजा आने लगा, तो उसके साथ वो पूरी तरह से जुड़ गए, है ना, अपना बॉन्ड तोड़ दिए तो सरफेस से परमानेंटली बैठ गए और ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडाइज होने को समझे कि जब वो बॉन्ड टूटेगा, देखो जब एक सिंगल बॉन्ड टूटता है तो दो इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे परमानेंटली, वो H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। देखो मतलब रिएक्शन समझे क्या होगी, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, H+ आयन में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये इसी की सरफेस पे। देखो इलेक्ट्रॉन तो मेटल की प्लेट पे रहेंगे, धीरे धीरे इस प्लेटिनम की फॉयल पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे इस प्लेट पे कौन सा साइन आ जाएगा, ये। और ये गैल्वेनिक सेल में एनोड की तरह बिहेव करेंगे। एनोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है और इसमें कोई पूछे हाफ रिएक्शन क्या हो रही है, तो हाफ रिएक्शन ये हो रही है, H2 किस में जा रहे हैं, H+ आयन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। बोलो भाई। लेकिन जब ये पहले इसको इतना समझ लो, ठीक है। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। पहले तो सरफेस में एडजॉर्ब हुए, फिजिजॉर्प्शन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका क्या होने लगा, केमिजॉर्प्शन होने लगा। फिजिजॉर्प्शन
बोलते हैं कि अगर हीट थोड़ी मिल जाए तो किसी ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फिजिकल ऑप्शन एंडोथर्मिक टाइप का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वान डबल फोर्स स्टेबल होकर केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। अब इधर आ जाओ, अगर ये सेल ये हाइड्रोजन कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा? तो देखो उसके लिए समझो, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ऑलरेडी आपने कोई एसिड या बेस या कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन में तो H+ आयन तैर रहे होंगे। सॉल्यूशन में ये आवारा पागल दीवाने ये H+ आयन चारों तरफ घूम रहे होंगे और ये जाके टकरा रहे होंगे, अपना सर पटक रहे होंगे इस प्लेटम की प्लेट पे, और प्लेटिनम मेटल है उसकी प्लेट पे पहले से भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। H+ आयन मेटल की प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करके तुरंत क्या बनाएगा? H2 गैस, और वो H2 गैस जो बनेगी, और जो H2 गैस जो बनेगी वो जाके एडजॉर्ब हो जाएगी सरफेस पे। हाँ, और हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो पड़ोस वाले सेल से दौड़ दौड़ के आ रहे होंगे जब वो कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, कि ये जैसे मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आए और ये सब बिल्कुल बबूले की तरह बैठे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आया फटाक से मारा, फट से एडजॉर्ब किया, H2 गैस बनाए और H2 गैस उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब भी होती जाएगी। फिर समझो, देखो जब हाँ सुनो नहीं समझो, उसमें एक सीन क्या है कि जो जो ये जैसे यहाँ पे मैंने बताया एनोड की तरह जब बिहेव करेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, है ना, लेकिन कैथोड की तरह जब बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं हो रहे। जो इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H+ आयन, मतलब ये नहीं है, ये सब भूल जाओ, ये H2 नहीं एडजॉर्ब नहीं हुए, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब नहीं हुई है, और जो H+ आयन इलेक्ट्रोलाइट में वो आके मेटल की प्लेट से टकराएंगे, और यहाँ पे ये प्लेट कैथोड की तरह बिहेव कर रही, तो पड़ोस में कोई एनोड भी तो होगा, किसी भी मेटल का होगा, वो इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा के यहाँ पहुंचा रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करके तुरंत क्या कर रहे होंगे? H2 में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो ये H+ आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, ये H+ आयन जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl सल्फ्यूरिक एसिड इससे आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एनोड की प्लेट में जो होंगे, जो कि एनोड से ही आ रहे होंगे, उसको एडजॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में, और वो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो जाके क्या हो जाएगी? फिजिकल ऑप्शन हो जाएगा। बाद में उसका भी एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन वहां पे डायरेक्ट एडजॉर्प्शन हुआ था, है ना, यहाँ पे वो H+ आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है वो प्लेटिनम की प्लेट से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गए, हाइड्रोजन गैस तैयार कर रहे होंगे, और वो हाइड्रोजन गैस धीरे 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 एब्जॉर्ब होती है। बात समझ आ रही? हाँ, पढ़ते हैं। आप ऐसे सोचो कि जो हम लोगों ने सबसे पहले सेल पढ़ा था वोल्टाइक सेल, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, है ना। हाँ, वहां पे गैस नहीं थी, वहां पे कोई गैस नहीं थी, लेकिन जो फिनोमिनन है, जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है। सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था? कैथोड साइड देखो क्या हो रहा है। कैथोड साइड जो आयन क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन में पड़े हुए थे, है ना, जो सॉल्यूशन पड़े हुए थे वो जाके मेटल की प्लेट से टकरा रहे थे, कैथोड वाली प्लेट से, और इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ के पहुंच रहे थे वहां पे, और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे क्यूप्रिक आयन, और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होकर चिपक जा रहे थे प्लेट पे। धीरे धीरे प्लेट का वेट बढ़ भी रहा होगा क्या? अच्छा, ये जाना ना, गैल्वेनिक सेल में हमेशा कैथोड साइड वेट बढ़ता है और इधर वाली प्लेट पिघलती है, इधर का वेट घटता है। तो यहाँ भी वही है कि आप एक सेकंड सोचो कि यहाँ पे मैंने आपकी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रख दिया, अब वो जो डायग्राम में भी मैंने बनाया था ना, वो आप इधर विजुलाइज करो, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे H+ आयन तैर रहे होंगे, है ना, वो आके टकरा रहे होंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहे होंगे,
उन H प्लस आयन को वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, एक तरह से रिड्यूस हो रहे होंगे किसमें, हाइड्रोजन गैस में, और वो हाइड्रोजन गैस इसकी प्लेट पे चिपक रहे होंगे, एक तरह से फिजिज ऑप्शन हो रहा होगा। हाँ क्योंकि नहीं इस समय कैथोड की रिएक्ट कर रहा है ना। हाँ ये तो खास बात है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज कर सकता है, एनोड की तरह। गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यही तो बहुत अच्छी बात है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डुअल फंक्शन करता है। तो अब थोड़ा सीन क्लियर हुआ। उधर जो हाइड्रोजन गैस देखो, उसमें हाइड्रोजन गैस जो हम लोग पास करा रहे होंगे उसका कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट से बिल्कुल सही। हाँ उसका काम नहीं है, मतलब उस हाइड्रोजन गैस का देखा जाए तो कोई काम नहीं है, और उल्टा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती जा रही है कैथोड। ठीक है, वो तो देखो गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन करेंगे तो वहां क्लिक करेगा। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन में देख लेना कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड रखा गया है कि राइट साइड। अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राइट साइड रखा जाएगा समझ जाना कैथोड कितने बिहेव कर रहा है, और लेफ्ट साइड रखा जाएगा वो तो रिप्रेजेंटेशन देख के समझना। अब एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, और ये एक हाफ इलेक्ट्रोड दिया गया है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये केवल हाफ इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन का, और केवल हाफ इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 1 atm और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया जा रहा है, उसने इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है सल्फ्यूरिक से, उसकी मोलरिटी कितनी ले रही है 0.01। तो अच्छा एक बात ये आप लोगों को चलो बता देता हूँ कि जो नट्स इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ी थी उसकी एक बड़ी खास बात है। नट्स इक्वेशन बेटा पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए तो लगा ही सकते हैं, अगर कोई हाफ इलेक्ट्रोड भी दिया जाए ना उसके लिए भी लगा सकते हैं। नट्स इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए भी लगा सकते हैं और हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उसने गैल्वेनिक सेल नहीं बनाया, केवल हाफ सेल दिया है, तो हम लोग उसी हाफ सेल का ईएमएफ पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग केवल हाफ सेल के लिए ही लगा देंगे अपनी नट्स इक्वेशन। हाँ क्यू की वैल्यू, हाँ क्यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो तो निकाल इक्वेशन, हाँ इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, इसमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो आप बताओ कि इसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या हो रही है। हाइड्रोजन 0 से किसमें आ रहा होगा, +1 में, है ना, क्लियर। वो उसने H+ ना लिख के पूरा एसिड ही लिख दिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से आ तो H+ आयन ही रहेंगे ना, तो इसका मतलब आपको ऐसे समझना है कि ये इसका मतलब यही है, ये लिखा हो ये लिखा एक ही बात। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ये एज ए एनोड एक्ट कर रहा होगा आपसे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग लगाएंगे नट्स इक्वेशन। इस हाफ सेल के लिए, इस हाफ सेल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लगाने आ रहे हैं, नट्स इक्वेशन। ठीक है, तो हाँ चलो इसका क्यू भी लिख लेते हैं पड़ोस में। इसका क्यू जब लिखेंगे तो देखो प्रोडक्ट साइड आयन कौन है, H+, तो H+ आयन का हमें क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन, लेकिन H+ आयन के कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें रिएक्टेंट साइड गैस है, और गैसों का हमें लेना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर, तो ये रिएक्शन क्विशेंट है, ये समझ लो कि ये गठबंधन की सरकार है,
ये केसी और केपी दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर गैस हो तो पार्शियल प्रेशर लेते हैं एक्सप्रेशन में, और अगर आयन है तो एक्टिव मास लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। तो इधर देखो तो गैस है रिएक्टेंट साइड, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लेकिन इसके मोल 1 ही है कोफिशिएंट, तो इसकी पावर में तो 1 ही है, ठीक है। अब नट्स इक्वेशन लगाते हैं बेटा। नट्स इक्वेशन में हम लोग वैसे क्या लिखते थे, ई सेल, है ना, लेकिन ई सेल सेल तब लिखना जब कंप्लीट सेल हो। अब यहाँ तो हाफ सेल है, तो बेटर ये है कि देखो ये जो हाफ सेल में कन्वर्जन हो रहा है उस कन्वर्जन को ही लिख दिया जाता है, ठीक है। इसमें कन्वर्जन में कौन सी स्पेसीज किस में जा रही है, हाँ H2/S+, तो यही हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। हम लोग इस कन्वर्जन का ही ईएमएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन का एसओपी है कि एसआरपी, 0 से 1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नहीं, इसमें एस ना लगाओ, इसमें ओपी बोलो, ये ओपी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, क्योंकि नॉट नहीं लगाया। तो ई बराबर ई नॉट होता है, तो अब इसका लिखेंगे एसओपी, ई नॉट ऑफ H2/S+, इसी कन्वर्जन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। वैसे हम लोग लिखते थे ई सेल बराबर ई नॉट, अब यहाँ सेल की जगह जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसको लिखेंगे और फिर उसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, फिर माइनस क्या फॉर्मूला था, माइनस 0.0591 10 log, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का एसओपी और एसआरपी दोनों ही क्या होता है, 0 होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन में कभी दिया नहीं जाएगा, वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन हाइड्रोजन का एसओपी एसआरपी हम लोग को याद रखना 0 होता है, इसी का 0 होता ही है, तो उसको तो याद ही रखिएगा। और एन की वैल्यू बेटा हम लोग बताइए, आप लोग इस कन्वर्जन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो या फिर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना चाहो तो उससे निकाल लो। हाइड्रोजन 0 से किस में आ रहा है, +1 में, तो ये तो यार एक ही का चेंज आया, हाँ, तो वो एक हाइड्रोजन एटम के लिए क्या चेंज है, हाइड्रोजन के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन डायटोमिक है ना, तो ये तो एक हाइड्रोजन के लिए एक का चेंज, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए नेट चेंज 2 का, तो वो चाहे वैसे निकालो वैसे सेम ही आएगा, वैसे n की 2 पड़ेगी, लॉग के अंदर q में H+ आयन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वैल्यूज उसने ऊपर लिख के दी हुई है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना लिया है, 1, तो वो तो नीचे चिपका देंगे 180। और सल्फ्यूरिक एसिड की उसने मोलरिटी, बड़ी उसने चालाकी से क्वेश्चन फ्रेम किया, उसने जो मोलरिटी दी है वो सल्फ्यूरिक एसिड की दी है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कितनी चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाले H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट की इक्वेशन लिख देंगे, अरे वो कुछ है नहीं, मोल कॉन्सेप्ट का नाम लेना सही नहीं है, वो तो उसका तौहीन हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा तो कैसे, इसके 1 मोल से 2 मोल H+ आयन मिलेंगे ना, तो एक सल्फेट भी मिलेगा, सल्फेट की जरूरत नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिख देता हूँ। चलो, तो आप बताओ कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोलर ले रहे हैं, 0.01 मोलर, तो इससे आने वाले H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.02, है ना, जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी हम लोगों को नीचे, आई बात समझ में? हाँ। अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो जो H+ आ रहा है वो, हाँ बिल्कुल सही है, वो इस, तो कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की क्यों ले रहा है? अब भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि हाइड, जो हमें वैसे देखा जाए तो ये इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो वो हमें वो वाले H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए जो हाइड्रोजन से आ रहे हैं, है ना, बोलो। और हम लोग कौन से रख रहे हैं, हम लोग वो रख रहे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं, तो ये कौन सी नाइंसाफी है? हमारी बात समझ, इसका देखो काफी कुछ बात तुमने बता दी, मैं उसको टू द पॉइंट समराइज कर देता हूँ। इसका रीजन है कि हमें नो डाउट वही H+ आयन चाहिए जो H2 से आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो H+ आयन का क्या हो रहा है, वो H+ आयन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक इक्वेशन और चल रही है, देखो आप एक नहीं दोनों को देखो, एक्चुअली H प्लस आयन दो जगह से आ रहा है, इससे तो आ ही रहे हैं, इससे भी आ रहे हैं, हमें सही मायने में इससे आने वाले H प्लस आयन चाहिए, लेकिन ये जाके चिपक रहे हैं कहाँ पे, एनोड पे, तो इनका कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होते हैं, तो इससे आने वाले H प्लस आयन 100% आ रहे होंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, याद करो एक आयनिक इक्विवेलेंट पढ़ा हम लोगों ने, कॉमन आयन इफेक्ट, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उससे थोड़े बहुत आ रहे हैं, एक से झमाझम आ रहे हैं, तो टोटल सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कवर होंगे, जिससे झमाझम आ रहे हैं, मतलब जिससे ज्यादा आ रहे हैं, डोमिनेंट वाले लेंगे। तो हमें वैसे तो लेने चाहिए हाइड्रोजन से आने वाले H प्लस आयन, है ना, और लेकिन सॉल्यूशन में ये वाले H प्लस आयन बहुत ही कम हो रहे होंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, मोटा मोटे वही वाले H प्लस आयन ले लेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं, क्योंकि वही वाले एक्सेस में होंगे, डोमिनेंट होंगे। इसलिए याद रखना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H प्लस आयन ही ले लिए जाते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ क्या कैथोड क्यों होगा, अब रख दो H प्लस आयन कितना, हाँ 0.02 रखना पड़ेगा, 2 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर कितने एटीएम, 1 एटीएम, भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा ही लोगे आप, 0.03 log m × n हो जाएगा, log m प्लस log n, ये सीधे -4 लिख रहा हूँ, आ रहा है समझ, तो 10 की पावर -4 आएगा, वो आगे आ जाएगा, log 10 बनेगा, log 4 हो जाएगा 0.6020, 0.6 ही ले लो, तो 0.6 तो माइनस का 0.4 कितना आ रहा है, माइनस का 3.4, और माइनस में प्लस में, फाइनल आंसर प्लस में आएगा, फाइनल आंसर प्लस में आता दिख रहा है, बाकी आप लोग चेक करो कितना आ रहा है, देखो इतना आ रहा है 0.03 × 2.6, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, कितने वोल्ट इसका, सर सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर जो लॉग लिया उसका बेस 10 है। हाँ बेटा, नट्स इक्वेशन में log का बेस 10 होता है बेटा। ओके सर। ये log 4 कितना होता है, ये कुछ वैल्यूज याद रख लीजिएगा आप लोग, जैसे log 2 याद के लिए 0.3010 होता है, तो log 4 कितना हो जाएगा, log 4 हो जाएगा 2 log 2, 2 की पावर 2, तो ये 0.6 हो जाएगा, log 4 0.6 हो जाएगा, तो ये आएगा 3.4, है ना, कर लो क्या, वोल्ट में आ जाएगा, तो बाहर भी माइनस है ना, तो माइनस में प्लस हो गया, वैसे तो -3.4 आएगा, लेकिन वो इधर भी माइनस लगा हुआ है, वो प्लस कर दिया, ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा यहीं पे अगर थोड़ा, चलो पहले इतना नोट कर लो, पहले अभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, आरिफ समझ में आ रहा है बात। तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लेते हैं, वो एक्चुअली सॉल्वेंट से आने वाले H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही डोमिनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक हो जाता है ना, उसमें कुछ परसेंट में रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H प्लस आयन जो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे होंगे वही वाले ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे एक ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेस्ड एक ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, देखो ये गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है, और इसमें ध्यान से देखो कि राइट साइड जो इलेक्ट्रोड दिया गया है वो कौन सा है,
ये देखो, ये हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड है ना, और ये वाला तो मेटल मेटल आयन वाला है, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे कि एक तरफ वो गैस इलेक्ट्रोड ले लेगा किसी एक तरफ, जैसे यहाँ एनोड्स कैथोड साइड ले लिया है, और एक तरफ वो ले लेगा मेटल इलेक्ट्रोड। तो क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा जैसे अभी हम लोग नॉर्मल मेटल मेटल वाले कर रहे थे। अभी तक दोनों तरफ मेटल मेटल इलेक्ट्रोड थे, लेकिन यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड है, कैथोड साइड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, और ये इसको बोल सकते हैं मेटल मेटल आयन। इसका जनरल नाम क्या होता है? मेटल मेटल आयन। तो एक तरफ आपने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ले रखा है एज ए नोड, और राइट साइड तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड करता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका वही है कि इसमें आप पहले सेल रिएक्शन लिखो, ठीक है। इसमें कोई अच्छा, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा। शॉर्ट ट्रिक वो जो बताई थी ना मैं आपको, वो तभी चलेगा जब दोनों तरफ क्या हो, मेटल मेटल आयन हो। एक तरफ मेटल आयन, एक तरफ गैस इलेक्ट्रोड, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, गड़बड़ हो जाएगा उसमें बिल्कुल, है ना। उसमें शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ना ना, यहाँ तो गैल्वेनिक सेल है, तो इकट्ठा एक बार में लगाएंगे। यहाँ पूरी सेल की रिएक्शन बना लेंगे, और पूरी सेल के रिएक्शन के लिए क्यू लिख लेंगे, और वही क्यू को रख देंगे पूरे कम। इसमें अलग अलग नहीं करेंगे। वो अलग अलग देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें हाफ ही इलेक्ट्रोड दिया ही होता, तो वहां मजबूरी थी कि उसी हाफ इलेक्ट्रोड के लिए नर्स क्वेश्चन लगाने पड़े। लेकिन जब गैल्वेनिक सेल दिया जाएगा तो भी कंप्लीट सेल के लिए हमेशा अप्लाई करें, है ना। या वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, है ना, तो क्यों फालतू में वैसे करूँगा। तो एनोड पे देखो, एनोड पे कैडमियम किसमें जा रहा है? कैडमियम 2+ में, है ना। ये हाफ रिएक्शन हो गई एनोड पे। कैथोड पे हाफ रिएक्शन, ये आप लोग बताओ क्या होगी, क्या लिख दें? बहुत बढ़िया, 2s+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा 1 मोल हाइड्रोजन के लिए लिखना है। अब दोनों को ऐड करते हैं। प्लेटिनम तो बेटा इलेक्ट्रोड है, उससे कोई लेना देना नहीं, हाफ रिएक्शन लिखते समय उससे उसका कोई रोल नहीं। इसमें तो बेटा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हुए। तो आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हुई? कैडमियम सॉलिड ट्वाइस ऑफ H+ आयन, आयन है तो एक्वस लिख देंगे, कैडमियम 2+ आयन, और हाइड्रोजन है तो गैस। ये हो गई भाई, ये हम लोगों ने बना ली कंप्लीट सेल रिएक्शन इस गिवन गैल्वेनिक सेल में, है ना। अब इसी के रिस्पेक्ट में क्यू लिख लेंगे, इसका क्यू निकालेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन बताओ भाई क्या होना चाहिए। क्यू के एक्सप्रेशन में बताओ न्यूमरेटर में क्या क्या लिखे। हाँ, प्रोडक्ट साइड जो है ना, तो प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम दिख गया हम लोग, नहीं कैल्शियम नहीं, कैडमियम है, कैडमियम 2+, इसकी पावर में क्या लिखे? 1, है ना। 1 लिखने का मतलब नहीं, चलो फिर। अच्छा, ये तो गैस मिल गई, तो गैस का क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर। गैस दिख जाए तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। अब डिवाइडेड में देखो, ये कैडमियम थोड़ा सॉलिड है, इसका एक्टिव मास तो 1 हो जाए यूनिटी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। H+ आयन का कंसंट्रेशन इसका होगा। अब ये वैल्यूज देखो कहीं ना कहीं ऊपर उसने दी होगी, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखो कैडमियम 2+ आयन का क्या कंसंट्रेशन दिया हुआ है? 0.1, वो यहाँ चिपका देंगे। हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर 0.5 atm, मतलब 1/2 वो रख देंगे, प्रेशर एटीएम में लीजिएगा। और H+ आयन का कंसंट्रेशन 0.0, सीधे H+ आयन का दे रखा है, अच्छी बात है ना, इसमें कुछ उसने खेला नहीं है। अगर इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का दे रखा होता तो हम लोग फिर क्या करते, उसके 1 मोल से 2 मोल H+ आयन बनते, तो डबल करना होता है ना।
लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इतना सोचना ही नहीं फिर आपको। तो 0.1 into 0.5 है ना, इन सब की पावर 1 है। h प्लस साइन कितना है 0.2, लेकिन इसकी पावर 2 है। ये भैया बता दो मुझे जल्दी से कितना आ रहा है। 1 पॉइंट पक्का, गड़बड़ तो नहीं है? चलो अच्छा, कोई चेक कर लो, सभी का आ रहा है। क्यू आपका आ गया 1 पॉइंट, है ना। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे ई नॉट। चलो निकाल लेते हैं, ई नॉट की जरूरत पड़ेगी हम लोग को ना। ई नॉट से तो हो जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब देखो जरा, कैथोड तो उसने हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड लिया है, और हाइड्रोजन का एसआरपी क्या होता है 0, तभी उसने दिया नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, कैडमियम क्या है, ठीक है, तो 0 माइनस दिस वैल्यू कर देंगे, माइनस कितना है 403, तो 0 माइनस 0.403, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा वो तो। ये ई नॉट हो गया, ये ई नॉट हो गया। माइनस 0.591, यहाँ में 0.06 ले रहा हूँ। एन की वैल्यू हाँ देखी नहीं हम लोगों ने, एन की वैल्यू देखी नहीं, कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, 0 से 2 2 का चेंज, और इधर H प्लस आयन जा रहा है H2 में 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन फिर एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 और 1 कैल्शियम 2। लॉग के अंदर क्या पड़ेगा, लॉग के अंदर Q की वैल्यू पड़ेगी, और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके 1.25। बस इसी को सॉल्व करना है, वही हमारा आंसर है ना। बताओ कितना आ रहा है बेटा। ये आ जाएगा प्लस का 0.403, ये 0.03 लॉग 1.25 कैसे करोगे, 5/4 है ना, हाँ ऐसे कर लो, लॉग 5 माइनस लॉग, अलग अलग उसको लॉग m माइनस n करके कर लो। लॉग 5 होता है 0.699 बता 0.7 ले लो, लॉग 4 होता है 0.6, तो 0.7 माइनस 0.1 आता दिख रहा है, आसान सी कैलकुलेशन होगी। तो ये लॉग वाली कहानी आ गई 0.1 और इंटू 0.03, 0.00 कितना आ रहा है 0.4 ही आ गया ना। तो ये ई सेल होगा, ई नॉट क्यों लिखा हुआ है भाई, ये ई सेल, ये हमारा ई सेल, ठीक है। तो ऐसे मिसलेनियस सेल भी आपको मिलेंगे, जिसमें एक तरफ वो हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड ले लेगा, है ना, हो सकता है हाइड्रोजन की जगह दूसरी गैस के ले ले, ऑक्सीजन का भी ले सकता है, और एक तरफ मेटल को, तो वो कन्वेंशनल मेथड अगर आपको पता है तो कभी गलत नहीं है, ठीक है। पहले हाफ एक्सल लेके ऐड करके क्यू लिख लेंगे, और फिर वो क्यू की वैल्यू और एन की वैल्यू नेट्स इक्वेशन में लगा, ठीक है। ये हो गया, बाकी कंसंट्रेशन से अगली क्लास में करेंगे ना। कंसंट्रेशन से एक स्पेसिफिक क्लास होती है कैल्विनिक सेल की। नहीं, ये इसका 2 पीरियड है, एक ये वाला एक और है, इसमें आधा ही है। तो 49 तो फिर 5 ही लेक्चर में हो जाता ना, कि एक लेक्चर में 5-10 पेज तो पढ़ ही लेते हैं, मतलब ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर 10 पेज तो हो ही जाता है, कभी 11 भी हो जाता है, लेकिन इसमें करीब 10 लेक्चर मान के चलो, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। फिर इसके बाद सारे चैप्टर छोटे हैं, इसके बाद तो एक चैप्टर मिलेगा बड़ा, एल्डिहाइड कीटोन, फिर बाकी जितने भी ORM 2 3 कोई 3 लेक्चर का है तो 4 लेक्चर है, सब छोटे छोटे 3-3-4 वाले बच्चे। तो ये अच्छी बात है कि इधर बड़े चैप्टर निकल रहे तो आगे टाइम कम लगेगा, है ना। तो ये स्कोरिंग भी है, इनको अच्छे से करना भी जरूरी है, इनमें कोई रिस्क नहीं लेना सही है। चलो है ना, बंद करें ना, है ना। अब रक्षाबंधन के बाद ही होगी क्लास। चलो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।